बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी गर्मा गर्मी के हवाले से, जो भी सियासी सूरत हाल है इस हवाले से बात करेंगे। आजकल ख़ास तौर पे PDM के बारे में जो बड़ी गरम गरम खबरें जो है वो सुनने में आ रही हैं। और PDM क्या है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये पाकिस्तान की जितनी भी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं वो सारी मुत्तहिद हैं और वो सब जमातें, सियासी जमातें मिल के हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका तौर पे PDM की शक्ल में एहतजाज करने का एक पूरा इरादा रखते हैं। अभी जो PDM की तरफ से जो बयान हाल ही में जो आज जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में अवामी परेड हुकूमत रोक कर दिखाए। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। असल में ये PDM क्या है, क्या चाहती है, क्या इनकी शिकायत हैं, क्यों ये इतने नाराज़ हैं हुकूमत से, और हुकूमत ने ऐसा वो क्या किया है कि जिसकी वजह से ये उन्हें अपोजिशन की जानिब से और दूसरी सियासी पार्टियों की जानिब से इस तरह की जो है वो रुकावट जो है वो महसूस करनी पड़ रही है। तो इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। आप एजुकेशनिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं, पॉलिटिशियन हैं। आपको खुश आमदीद। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि PDM, क्योंकि जब एक हमारे ना मुल्क का निज़ाम है, कोई भी हुकूमत जब अपने आखिरी सालों तक पहुंचती है ना तो जो अपोजिशन होती है वो बड़ी मुतहरिक हो जाती है, या उनकी कोशिश ये होती है दूसरी सियासी पार्टियों की कि किसी तरह हुकूमत गिर जाए और इंतखाबात दोबारा हो जाए। वो चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, या अब PTI की हुकूमत हो। तो ये तकरीबन मिलती जुलती एक कहानी इसी तरह की हमें देखने को मिलती है। इस बार PDM जो है वो क्यों मुत्तहिद है जब से ये हुकूमत आई है, और उनके क्या मकासद हैं? ज़रा यहाँ से मेरा ख्याल है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसला ये है कि PDM बनी क्यों, PDM का वजूद आया क्यों। ठीक है। देखिए जब फ़हीम भाई, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में कहती हूँ कि अपोजिशन मुत्तहिद हो ही नहीं सकती अगर मौजूदा हुकूमत आवाम को डिलीवर कर सकती, ठीक है, क्योंकि डिलीवरेंस कर नहीं सकी तो लामाला सी बात है। जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अपने एरिया की नुमाइंदगी करते हैं, अपने हलके की नुमाइंदगी करते हैं। तो कल को वो आवाम में जाएंगे तो आवाम उनसे क्या पूछेगी नहीं कि आपने हमारे हुकूक के लिए किया क्या। सही। तो देखिए मेन मकसद ये था कि जो महंगाई का तूफ़ान उठ रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, और गवर्नमेंट किसी भी सूरत में जो है ना अपोजिशन के लोगों को एतमाद में नहीं लेती है। तो किस तरह से उनको कहा जाए कि एतमाद में लें, क्योंकि एतमाद में ये जो भी डिसीजन हो तो वो तो आप समझ लें कि सियासी प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, असम्बली के प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे थे। वो देखिए अपोजिशन के जो मेंबर्स थे, मौजूद मेंबर्स थे, उनको वो अपने एतमाद में नहीं लेते थे, ना उनको वहाँ असम्बली के फ्लोर पे उनको ब्रीफ किया जाता था। तो जब उन्होंने देखा कि आवाम भी तंग है, तंग आवाम क्यों होती है जब महंगाई होगी, जब उन्हें जीने का हक उनसे छीन लिया जाएगा, तो उस सूरत में फ़हीम भाई लाजमी सी बात है, अपोजिशन का राइट है और जमहूरी राइट है कि वो के हुकूक के लिए सड़कों पर भी आ सकती है, असम्बली पर भी बात कर सकती है, और हर फ्लोर पे जो है ना अपनी आवाज़ को वो पहुंचा सकती है। ठीक है। अच्छा मुसर्रत जी, हमने गुज़श्ता अदवार में भी यही देखा है कि जब जो अपोजिशन या जो बरसरे इक़्तिदार नहीं होती पार्टी, वो बाहर आके इसी किस्म की रीज़न्स जो हैं वो ढूंढ के एहतजाज करते हैं। कभी महंगाई की वजह से, कभी धांधली की वजह से, कभी कर्ज़े लेने ना लेने की वजह से, कभी नाकस मनसूबाबंदी की वजह से। तो इस दफ़ा भी कुछ रीज़न्स तो ऐसी ही हैं। कहाँ पे वो सारा
लूप होल होता है जिसकी वजह से ये सियासी सूरत हाल इतनी बिगड़ जाती है, इस बारे में मैं आपसे जो है वो जानूंगा। एक छोटा सा वक्फा है सामने दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है पीडीएम से मुतल्लिक। पीडीएम एक बार फिर मुतहरिक हो चुकी है और मुस्तक़बिल क्या होगा, इसी हवाले से बात कर रहे हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा से। मुसर्रत जी, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं जो मुत्तहिद हो के पीडीएम की शक्ल में सामने आईं और अभी एक दफ़ा फिर से मुतहरिक हो चुकी हैं, आखिर वो कॉमन चीज़ क्या थी कि जिस मतलब इतने नज़रियाती सियासी इख्तलाफात थे इन सब में, और जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतखाबात में तो किसी दूसरे को एक दूसरे की अच्छाई नज़र नहीं आती थी, मगर ऐसा क्या हुआ कि सारे मुत्तहिद हो गए और सबके जो मकासद हैं वो नज़रियात हैं वो एक हो गए? देखिए फ़हीम भाई, बात दरअसल ये नहीं है कि देखिए जब इंतखाबात लड़ने जाते हैं मैदान में तो वो वैसे भी हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक नज़रिया होता है। वो लाजिम किसी भी सूरत में नहीं है कि इख्तलाफात, क्योंकि कोई ख़ानदानी या कोई ज़ातियाती इख्तलाफात कभी नहीं होते हैं, ठीक है। नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं। और यहाँ पे जहाँ आपने कहा था कि इन सब का एका क्यों हुआ, क्यों एक साथ हुए, तो मेरी जो अपनी ओपिनियन है मेरा, वो यही है कि उसकी वजह थी। देखिए जब तक इंटरेस्ट मैंने भी लिया और पढ़ा भी सही, जब पीपल्स पार्टी भी थी, एएनपी भी थी, ये दो बड़ी जमातें भी अलग हुई इनसे, तो उसकी रीज़न ये थी कि महंगाई के ख़िलाफ़ होगा, जो भी गलत इक़दाम उठाएंगे उसके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से असम्बली के फ्लोर पे भी प्रोटेस्ट करेंगे, असम्बली के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और जितनी भी नेगोशिएशन हो सकेगी वो हम करने की कोशिश करेंगे, डायलॉग्स पर बात होगी। लेकिन देखिए मसला ये कि मेन चीज़ तो आवाम को डिलीवर करना है। जब ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो अपोजिशन का राइट है, अपोजिशन का सियासी और हक है, जमहूरी हक है उसका कि वो जाके प्रोटेस्ट भी कर सकती है, धरने दे सकती है, जुलूस कर सकती है, जो जो उसके इख्तियार में है, दायरा कार में है, वो करेगी। इसलिए करेगी कि जब वो अपने पास वापस 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, व्हाटएवर, जब भी वो आवाम में जाएंगे तो आवाम पूछेंगे ठीक है जी, गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो आपने असम्बली के फ्लोर पे हमारे लिए क्या आवाज़ उठाई। तो मेन चीज़ महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना था, इनके गलत इकदामात पे आवाज़ उठानी थी। असल जो रीज़न थी वो ये थी। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने अचानक से मतलब इनका साथ छोड़ दिया इस पीडीएम का, तो वहाँ पे ऐसा क्या हो गया था? देखिए मसला ये था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, सपोज कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं करती हूँ, तो आप किसी भी पार्टी के मेंबर्स हैं, तो मेरी पार्टी का कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं बनता कि आपको एक पार्टी को, कम से कम आप तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर हो या मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो एक पार्टी को आपका कोई दायरा अख्तियार में नहीं आता है कि आप उसको एक लेटर लिखो और आप उससे डिमांड करो कि आप इसका जवाब दें। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान की बड़ी जमात है और सही मायनों में जमहूरी जमात है, तो उन्हें आपने एक लेटर लिखा कि आप इसका जवाब दें। आप कौन होते हैं कि किसी पार्टी से जवाब तलब करने वाले? आप एक टेबल टॉक करते हुए आप बात कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से पता होगा, आपको भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, न्यूज़ भी देखी, सब कुछ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि और वहाँ पे जो तय हुआ था, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, एक तय क्या हुआ था कि हम जमहूरी अंदाज असम्बली के अंदर भी बात करेंगे, बाहर भी बात करेंगे, धरना देना पड़े तो धरना भी देंगे, लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो लॉन्ग मार्च भी करेंगे, लेकिन लास्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा कि हम रिज़ाइन की तरफ भी जा सकते हैं। तो फिर अचानक ही जो है ना PMLN को और मौलाना साहब को ये ख्याल आया कि हम रिज़ाइन करेंगे पहला। तो भाई आपको तो किसी ने मना नहीं किया कि रिज़ाइन ना करें। पंजाब में अगर PMLN रिज़ाइन कर देती है तो गवर्नमेंट ख़त्म,
रिजाइन करें। क्यों नहीं करते फिर? तो मैंने कहा ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और एएनपी ने तो छोड़ दिया कि आप जमहूरी अंदाज से अगर उस तरह से फैसले नहीं करेंगे और आप गलत एलिगेशन लगाएंगे, एक जमात के ऊपर आप जवाब तलबी करेंगे, तो वो तो अलग हो गए। अगर वो अलग हो गए, आप दावेदार बनते हो। यहाँ से तो PMLN वाले जो हमारे सियासी अकारबीन है, वो कहते हैं कि जी हम खेलें भी सही और खेलने भी ना दे। ये नहीं हो सकता है कि आप अकेले ही लें। हाँ जी, वो बारियां अकेले लेने के शौकीन है और वो वन मैन शो के वैसे भी आदी हैं। मसला ये है कि आप जो है ना, ये भी कहें कि जी हमें रिजाइन भी नहीं देना, तो भाई फिर आप रिजाइन क्यों दे रहे हो? आप जगह जगह जो है ना बैठ रहे हो और आप जगह जगह ज़मनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हो। आप ना करो ना, आप रिजाइन दो और गिरा दो पार्टी को। अच्छा, क्योंकि जमहूरी अंदाज में बिलावल साहब ने कहा था कि हम जमहूरियत को लेके चलेंगे, जमहूरी यानी कि डेमोक्रेसी को हम डीरेल नहीं करेंगे। तो वो तो डीरेल करने वाली पार्टी नहीं है। तो आप जब इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो आप दो रिजाइन क्यों नहीं देते हो? अच्छा, आजकल बड़े ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो इस पे आपको क्या लगता है कि फिर से वो एक पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे सारे? देखिए मेरी बात सुने, जमहूरियत में तो फ़हीम भाई दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, ठीक है? जमहूरियत के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुस्तकिल कोई ख़ानदानी या कोई ज़ातियाती रंजिश नहीं होती है। देखिए जमहूरियत में यह है कि आज से पहले अगर देखिए PTI के दोस्त आज गवर्नमेंट में हैं, तो कल वो हमारे साथ सड़कों पर भी रहे, ठीक है, और हमारे साथ अपोजिशन में मौजूद थे। तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि वो हमारे साथ या दूसरों के साथ अपोजिशन में क्यों थे। जब वो धरना दे रहे थे तो हमारे कायदीन ने जाकर उन्होंने समझाया भी सही, उनके साथ भी गए, ऐसा नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि जब आप जमहूरी अंदाज से अवाम के लिए सोचेंगे, तो यकीनन जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी, कोई उसके जो गलत इक़दामात होंगे उसको जो है ना अपोजिशन का काम है रोकना। बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन का काम है कि अगर हुकूमत कोई गलत फैसला कर रही है या कुछ ऐसा फैसला जिससे अवाम का उस तरह फ़ायदा नहीं हो सकता, तो अपोजिशन के जितने भी लोग होते हैं वो अपने तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए वो अवाम हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं ताकि इस्लाह हो सके, कोई बेहतरी हो सके और सही फैसले लेने में उनको मदद मिल सके। क्या हमारे यहाँ भी जो अपोजिशन है वो यही किरदार अदा करती है? इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। वक्फे से वापस आएंगे तो मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मुसरत नियाज़ी साहिबा से कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज PDM के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि PDM एक दफ़ा फिर से मुतहरिक हो चुकी है। आखिर मुस्तक़बिल क्या होगा? मुसरत नियाज़ी साहिबा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अच्छा मुसरत जी, इस दफ़ा जो 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक अवामी परेड होने जा रही है, जिसका नाम अवामी परेड कहा जा रहा है, इसकी जो वजह है वो महंगाई है। और ठीक है, महंगाई वाकई जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस मतलब अवामी परेड का क्या रिज़ल्ट सामने आएगा और अब क्या क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके लिए मुख्तलिफ अपना टाउन की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, शहर छोटे छोटे धरने और छोटे छोटे जलसे और प्रोटेस्ट तो शुरू हो चुके हैं। 10 तारीख को और 17 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करने जा रही है। और देखिए अवाम उस सूरत में निकलती है घरों से जब वो देख रही होती है कि सिटिंग गवर्नमेंट उनको डिलीवर नहीं कर पा रही होती है। और देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज़बरदस्ती या बाय फोर्स किसी को घर से नहीं निकाल सकती है, ठीक है? जब आप, हम और ये 22 करोड़ आवाम देखेगी कि हमें कोई डिलीवर नहीं हो पाया, और अगर चले महंगाई बढ़ती तो उसके साथ कोई ये गवर्नमेंट अच्छे इक़दाम कर जाती, जैसे इन्होंने कहा था कि 50,000 घर देंगे या 1 करोड़ नौकरियां देंगे। इनमें से भी कोई अच्छा इक़दाम अगर ये उठा लेते तो मैं समझती हूँ अवाम कहते हैं कि चलें कुछ तो डिलीवर किया। 3.5 साल गुजर चुके हैं, कुछ तो डिलीवर किया, अब तो एंडिंग की जानिब जा रहे हैं। तो रोज़ बरोज़ जो है ना तो वो ख़ुद जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो फरमाया करते थे कि अगर कोई $1 बढ़ जाए तो समझ लें कि हुक्मरान चोर हैं। तो मसला ये है कि डॉलर भी पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह को छू गया, और अब ये समझ लें कि
पेट्रोल भी, सीएनजी भी गायब, लोगों के घरों से स्पेशली देखिए प्रोड्यूस कर रहा है सिंध और बलूचिस्तान, उनके घरों में गैस नहीं है। आप चीनी, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आपके पास चीनी का फुकदान, गंदम का फुकदान, टमाटर, मटर, ऐसी चीज़ें भी जो है ना, जो एक बहुत नेसेसरी है आवाम के लिए और हर घर के लिए, इन चीज़ों का भी फुकदान। और फिर कमीशन बनाया, बड़ी अच्छी खुशाइन बात थी कि कमीशन बनाया गया, लेकिन 3.5 साल गुजर के कमीशन का क्या हुआ? मसलन ये चीज़ है कि आप लोग रविश बदलें, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, रविश बदलें, आवाम को सहूलतें दें, आवाम को बेहतर अंदाज में दें। फिर आप कहोगे कि जी ये 70 साल का या 74 साल का बिगाड़ था, हम एकदम कैसे कर सकते हैं? खान साहब, आपने तो कहा था कि 100 दिन का एजेंडा, फिर आपने कह दिया था कि जी इंशाल्लाह मैं इन्हें, भाई आपने बहुत इल्ज़ामात को छोड़ दें भाई, सारे करप्ट सही, देखिए मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, मेरी रिक्वेस्ट है, सारे ही करप्ट सही बकौल आपके, लेकिन आवाम को करप्शन से, आवाम को रोडों से, पुलों से गर्ज नहीं है, आवाम को 3 वक्त की रोटी से, आवाम को सेहत से, आवाम को तालीम से गर्ज है। ये चीज़ें आप आवाम को दे दें तो आपके जो खौफ है धरनों का और ये चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ख़त्म हो जाएगी कि फिर आवाम बाहर नहीं निकलेगी जब आप फैसिलिटेट करेंगे। जब आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो यकीनन आवाम रोडों पे होगी। अच्छा ठीक है, हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जाता है कि ये पीडीएम इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक है क्योंकि उन्होंने इन्हीं सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन के केसेस खोले हुए हैं। तो अगर वो करप्शन के केसेस वगैरह बंद हो जाएं तो ये सारे खामोश हो जाएं, ये बात सही है? नहीं, देखिए आपने बहुत यकीन करें कि बहुत अच्छा और वैलिड आपका क्वेश्चन है। मैं समझती हूँ कि देखिए करप्शन के केसेस हों, किसी की भी चीज़ के केसेस हों, फ़हीम भाई वो तो चल रहा है, ठीक है, वो अदलिया में चल रहे हैं। आप एक FIR लॉन्च की हुई हो या अदालत में चल रहे हो तो हाउ पॉसिबल आप उसको बंद कर सकते हो? आपके दायरा कार में तो नहीं है ना कि आप उसको बंद कर दोगे। देखिए मैं एक अच्छी एग्जांपल दूंगी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साइड पे आपने करप्शन के अंबार लगाए, उनके लीडर तो मुल्क से बाहर नहीं गए, वो तो फेस कर रहे हैं। आपने जिसको 50 रुपए के एक समझ लें स्टाम्प पेपर पे आपने बाहर भेजा, आपने कहा अल्लाह ना करे कि आज खुदा ना खास्ता उसको ये हुआ, कल ये हुआ, जी आपने उनको सिंपैथी के तौर पे आपने उनको मुल्क से बाहर भेजा। क्यों भेजा भाई? आपने क्यों भेजा? अब आप कह रहे हैं कि वो वापस आए ना, जब आपको पता था कि वो गया तो हम समझते हैं कि आपने उसके साथ डील की है। तो हमेशा से ऐसे ही होता रहा है। ठीक है, आप ना करते ना, हाँ, हमेशा आप ना करते, आपने तो कहा कि मैं नहीं करूंगा, आप ना करते, तो आपने उनको क्यों जाने दिया? फिर ये है कि देखिए जमानत पे शहबाज शरीफ साहब भी, उनके बेटे हमजा शरीफ साहब भी बाहर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। यहाँ आप देखें तो कई लोग आपके 1.5 साल जेल में होते हैं, उनके पर अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता, तो आप उनको आप रखें, सारा कुछ करें एलिगेशंस पे, लेकिन एलिगेशन पे खान साहब लोगों को जेल नहीं किया जाता, आप उसकी तहकीकात करवाएं। और अगर ऐसा कोई भी शख्स है, तंजीमी पार्टी से उसका ताल्लुक है, मुल्क के लिए अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर वो वाकई करप्ट है और उसने मुल्क का, अवाम का, रियासत का पैसा लूटा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो PTI से हो, किसी इदारे से हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, किसी मजहबी जमात से हो, जिसने मुल्क का पैसा लूटा है उसको एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, वो ये कहा जा रहा है कि PTI दोबारा से भी इक़्तिदार में आने के लिए पर तोल रही है। और इसमें अच्छा जो PTI के जो हामी हैं वो यही इसको बात को तस्लीम करते हैं कि दोबारा भी PTI ही आएगी। पीपल्स पार्टी वाले किसी शख्स से पूछ लिया जाए तो वो ये कहते हैं कि जी नेक्स्ट जो है बिलावल साहब आएंगे। कुछ लोगों को मरीम नवाज़ भी नज़र आ रही हैं सीट पे, कुछ को जो हैं वो फजलुर रहमान साहब नज़र आ रहे होंगे। तो आपका वैसे थोड़ा सा बायस्ड हुए बगैर अगर बताएं तो आपका अंदाज़ा क्या है कि किन के चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए अगर मैं बिल्कुल आप बेशक आवाम से भी इसका ओपिनियन लें और आप किसी और भी अच्छे तज्ज़ियाकार से पूछें, वो यही होगा कि देखें मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो कुछ भी है इस टाइम पीरियड के अंदर 3 साढ़े 3 साल के अंदर जमहूरी अंदाज से जो पार्टी चली है,
देखिए उसने ये नहीं कहा कि फ़ौरन गवर्नमेंट को घर भेज दीजिए, उन्होंने कहा कि असेंबली के फ्लोर पे रह के बात हो और डेमोक्रेसी को डिटेल ना किया जाए, और अगर अच्छा काम खान साहब करेंगे, वज़ीर आज़म करेंगे तो हम उसका साथ देंगे। मतलब बहुत सारी अच्छी, और प्लस हम पर अगर एलिगेशंस हैं उसके बावजूद हम मुल्क के अंदर रहकर फेस करेंगे। तो ये अगर परफॉर्मेंस और इस तरह की चीज़ें देखी जाएं तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूरत में रहकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। ना तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरह ये है कि अब्बा हजूर वहाँ है, हम अवाम हैं, हम अगर कह रहे हैं कि आएँ और यहाँ मुकाबला करें तो सब उसका साथ देंगे, वो तशरीफ़ नहीं लाते हैं। एक दूसरे की शक्लें बुरी तो नहीं लगेंगी ना इंतखाबात के दिनों में? जिनके देखिए शक्ल किसी की भी अल्लाह पाक ने बनाई हुई है फ़हीम भाई, शक्ल किसी की बुरी नहीं के तौर पे मैं वही कह रही हूँ, वो किसी सूरत में बुरी नहीं लगती। मैंने आपको कहा ना, नजरियात की जंग है, नजरियाती जंग है, और नजरियाती जंग में तो जाहिर सी बात है जिसका नजरिया गलत होगा। अब कल किस मुंह से मरियम साहिबा कहेंगी कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, जिसके वाले साहब जब बुरा वक्त आता है, जब कभी 10 साल का टाइम गुजार के आगे मुशर्रफ साहब के दौर में तो कहते थे मैंने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने तो कोई मुआहदा नहीं किया। तो जब आते हैं तो पता चलता है कि 10 साल का मुआहदा करके गए हुए थे। अब फिर जो है ना, शायद खान साहब के जाने के बाद पता चले कि खान साहब से भी शायद कोई मुआहदा करके गए हों। तो इस तरह से आप अपने आप को इतने, मैं समझती हूँ, सियासी बुज़दिली का मुजाहरा आप लोग करते हो कि आप शायद जेल आपको बुरी लगती है, तो सियासी लोगों को जेल या वो काम बुरा नहीं लगना चाहिए ताकि अवाम करे, पता चल सके कि हमारे लिए वो क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुसरत जी, आप तशरीफ लाएं, इस हवाले से बात हुई। दोस्तों अभी एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे हम बात कर रहे होंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं, जहां पे हम एक और मौजू पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए और अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो सामने लाया जा सके। हम शहरी आबादियों के हवाले से, मुल्क की तरक्की के हवाले से और बेशुमार मसाइल के ऊपर बात करते हैं, मगर कभी हमने अपने उन बहन भाइयों के हवाले से मतलब इतनी फरमानी से बात नहीं की जो शहरों से दूर आबादियों में रहते हैं, जहाँ पे कोई सहूलतें, वो बुनियादी सहूलतें भी मौजूद नहीं। ये हमारे वो बहन भाई हैं जो पाकिस्तानी, जिनका पाकिस्तान पे हर चीज़ पे उतना ही हक़ है, मगर वो सिर्फ दूर दराज इलाकों पे होने की वजह से इन सारी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आज हम खुसूसी तौर पे अपने ऐसे ही बहन भाइयों के बारे में बात करेंगे और हम बात करने वाले हैं थर के हवाले से। थर में आज भी ग़िज़ाई क़िल्लत का होना हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है, हुकूमतें चलाने वालों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। कहीं मोर का रक़्स हो रहा हो और कहीं मौत का रक़्स हो रहा हो, क्या मंज़र होगा। जितनी भी समाजी तंजीमें हैं, जितने भी फलाही इदारे हैं, उन सब ने थर में जाके जो भी अपनी तरफ से काम करने की कोशिश की है, उसके बाद जो दास्तान हमें सुनाई है, जो दिखाई है, उससे सिर्फ हमें आंसू ही हमने देखे हैं। किस हद तक वहाँ पे ज़्यादतियाँ आज भी हो रही हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास जो है उनके पास खुराक की किल्लत है, खुराक नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है उन लोगों के पास। बीमारियाँ आती हैं तो उनके सारे मवेशी, उनके पास कुल जो दौलत होती है, जो कुल कारोबार है उनका, वो सिर्फ उनके मवेशी ही हैं। वो किस तरह मरना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से बचते हैं बीमारियों से तो कोई सैलाब आ जाता है या कुछ इस तरह की वजह से जो है ना वो बेचारे परेशानियों का सामना करते रहते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर हुकूमतों ने संजीदगी से थर के जो अवाम है उनके बारे में क्यों नहीं सोचा, आखिर क्या वजह है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजी कारकुन हैं, आप वकील हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप माहिर इमरानियात हैं, जनाब राना आसिफ हबीब साहब, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? ठीक है जी, अल्लाह ताला का करम है, माशाअल्लाह। अच्छा, थर में
अभी तक क्या किरदार रहा है हुकूमतों का? क्योंकि देखें, जब पता चलता है कि छोटा सा उन जो बच्चे सरवाइव करते हैं उनकी भी सेहत देखने वाली होती है। यहाँ पीने का पानी मुयसर ना हो, खाने के लिए खुराक मुयसर ना हो, आपको पहनने के लिए मतलब मुनासिब कपड़े आपके पास मौजूद ना हो, तो किस गुर्बत और सितम के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमारे बहन भाई? बिल्कुल फ़हीम साहब, जैसे वो बशीर बदर साहब ने कहा है ना कि ज़िंदगी तूने मुझे कबर से कम दी है जगह, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। अल्लाह। तो वो ज़िंदगी वहाँ के थर के बासी जो हैं गुजार रहे हैं। और बस इसमें आप बदकिस्मती कहें या क्या कहें कि हुकूमतों ने भी तवज्जो दी, बड़े प्रोग्राम किए, एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट बनाया, वहाँ पे एफर्ट भी लगाई, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों को स्टाइपेंड भी डबल दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से जो जिसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से थर के अवाम जो हैं वो आज भी, उनके बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और उनकी जो अम्बात हो रही हैं वो ज़्यादातर आप देखें नीज़ल खसरे की वजह से और उसकी वजह से हो रही हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसको मैं समझता हूँ कि अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको रीथिंकिंग करने की ज़रूरत है दोबारा। के सीएम साहब तो फंड्स वहाँ से ऊपर से वज़ीर आला साहब जारी कर देते हैं, लेकिन नीचे जो सेक्रेटरी हेल्थ है ख़ास तौर पे वो और मिनिस्टर हेल्थ जो है, जब तक वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे। और ज़रूरत तो समर की है कि सिंध के चीफ जस्टिस जो है एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें NGOs की भी, सिविल सोसाइटी की भी रिप्रेजेंटेशन हो और जिसके अंदर मीडिया की रिप्रेजेंटेशन भी हो और जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद हो, जो कि थर के मसले को एक संजीदा तौर पे, ये बड़ा पेचीदा मसला है। और जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दूर दूर हो और लोग 10 घर अगर इधर हैं तो 10 घर 100 किलोमीटर के बाद हों। और फिर दूसरी बात, थर में थरकोल जैसा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसकी मिलियंस ऑफ डॉलर की आमदनी है, उस प्रोजेक्ट के होते हुए मैं समझता हूँ लोग अगर इतने कस्मोपोसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर थर के मुकामी लोगों को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सही सर, मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आबादी कम है यहाँ पे, दूर दराज के इलाके हैं, बहुत ज़्यादा रकबा बहुत बड़ा है, सकाफती मसले बहुत हैं क्यों मतलब खास तौर पे जो वहाँ काम नहीं करती रही, इस बारे में बात करना। एक वक्फा आ गया बीच में दोस्तों, एक वक्फा के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम थर के हवाले से बात कर रहे हैं कि थर आज भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। थर के जितने भी लोग हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। कहीं मोर का रक़्स होता है और कहीं मौत का रक़्स होता है। ये है थर की कहानी। और मेरे से स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब, जिनसे हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। राना साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि थर को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है गुज़श्ता कई सालों से, बल्कि हमेशा से ही। क्यों, क्या वजूहात हैं? क्या वो बहुत दूर दराज के इलाकों में है कि इन सारे हुक्मरानों को ये लगता है कि वहाँ की खबर कौन सा बाहर आएगी, वो गरीब लोग हैं जो मर्जी जुल्म कर दें उनके साथ, या आपको लगता है कि आबादी वहाँ पे वो बहुत दूर दूर और बिखरी हुई आबादी है कि उन सब के लिए जो है वो इस तरह काम करना भी जो है वो इतना आसान नहीं है, या आपको लगता है कि उसका रकबा बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है जहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है? तो क्या रीज़न है? देखिए, मेन तो वहाँ मसला वही पॉपुलेशन डेंसिटी का है कि आबादी मुख्तलिफ जगहों पे बिखरी हुई पड़ी हुई है। और दूसरा मसला है कि वहाँ जब वज़ीर आला मुख्तस कर देते हैं कोई फ़ंड तो उसमें करप्शन का जो पहलू है। अच्छा, ओके। और तीसरा वहाँ का मसला ये है कि वहाँ के सकाफ़ती जो इश्यूज़ हैं कि वहाँ पे जो एक ज़ात पात का निज़ाम है जिसकी वजह से एक दूसरे के कुएं से पानी नहीं पी सकता। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे अब मिट्टी हॉस्पिटल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने की, मैंने बताया आपको कि एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट लगाया, लेकिन ये सब स्ट्रेटजी को रिविज़िट करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी को कोई कमेटी बनानी होगी कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब इस चीज़ को देखेंगे क्या वजह है कि हमारी स्ट्रेटजी काम नहीं कर पा रही वहाँ पे। और वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी ने इंटरवेंशन की, वो एक NGOs तो एक पायलट बता सकती है कि एक गांव को मैंने यूँ रिहेबिलिटेट किया या 50 घरों को, उसको रेप्लिकेट तो हुकूमत ने करना है। और हुकूमत जब तक वहाँ पर थरपारकर में मोबाइल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट नहीं बनाएगी
और मोबाइल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का मतलब ये नहीं है कि पहले लॉन्च कर दिया और 1-2 महीनों के बाद वो पत्थरों पे खड़े हो गए ट्रक, ऐसे नहीं है। क्योंकि मैं दादू गया, विजिट पे गया, तो मैंने देखा कि वहाँ हॉस्पिटल के बाहर जो मोबाइल यूनिट थे वो गायनाकोलॉजिस्ट के यूनिट सारे पत्थरों पे और ट्रक खड़े हुए थे, ऐसे नहीं। उसका सस्टेनेबल प्लान आपका बनाना चाहिए कि लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है हुकूमत के लिए, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है। उसकी मेंटेनेंस भी आप उसी तरह करें कि वो कोई 2, 5 साल, 10 साल लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। सही है। अब देखें जितनी बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, जितने फलाही इदारे हैं, यूनिसेफ के साथ भी, है। यूनिसेफ ने भी मैं कहता हूँ वहाँ पे अच्छे पार्टनर चुने अपने और उनके साथ काम करे कि जो वाकई काम करने वाले लोग हैं। और इंटरनेशनल डोनर को भी चाहिए कि जो सूबे सिंध के साथ, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आप हमारे सूबे के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, आप यहाँ पर आके फंडिंग करें और आके देखें कि थर के बच्चे किस तरह बिलक बिलक कर अपनी जान दे रहे हैं। हकदार हैं और हकदार हैं, और हक जो है हकदार तक पहुँचना चाहिए। अच्छा, मगर आप ये देखें ना कि जो समाजी तंजीम है वो मैक्सिमम एक बड़ी तंजीम है, वो क्या कर सकती है, उन्होंने वहाँ पे किसी एक शहर में एक बड़ा सारा हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है। जी। अब कोई दूसरी तंजीम है, उसने क्या किया कि हमने वहाँ पे जनाब इतने लंगर खाने बना दिए। जी। अब उससे एक लंगर खाने से सैकड़ों अफराद और अस्पताल से दर्जनों अफराद जो हैं वो तो मुस्तफीद हो सकते हैं। जी। मगर ये कहा जाए कि उस पूरे इलाके की सुनी गई है, ऐसा मुमकिन नहीं है। रियासती सतह पे ही हो सकता है, और क्योंकि इतना फैला हुआ इलाका है। अगर मिट्टी में काम किया है, उमरकोट में कहीं, तो नगर पार्कर में क्या होगा, बाकी जगह इस्लाम कोर्ट में क्या होगा, छाछरों में क्या होगा। जी। तो ये सारों के लिए मैंने जिस तरह आपको तजवीज़ दी, अगर मैं समझता हूँ कि जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं वो भी अगर सुन लें कि वहाँ जब तक आप मोबाइल आउटरीच प्रोग्राम नहीं बढ़ाएंगे, लोगों की ना बच्चों की इम्यूनाइजेशन होगी, ना बच्चों को हिफाजती टीके लगेंगे, ना उनकी खुराक का बेहतर इंतज़ाम होगा। क्योंकि वहाँ कल्चरल जो सकाफत मैंने देखी है कि अगर यहाँ से उनको 6-5 किलोमीटर चल के जाना पड़े सर्विस लेने के लिए, वो नहीं जाते। आपको सर्विस उनकी सकाफत के मुताबिक उनके डोर स्टेप पे देनी पड़ेगी, और प्रोजेक्ट से हल मसला नहीं होगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के जाने पड़ेंगे गांव देहात लेवल पर, रूरल एरिया के लेवल पर, और उस तक। और आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि दुनिया को दिखाने के लिए एक ही मिट्टी में सबसे बड़ा अस्पताल बना दिया, बाकी पूरा थार इग्नोर हो गया, ये नहीं। एक ही आपने आरओ प्लांट लगा दिया, बाकी सब जगह कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं होगा। आरओ प्लांट्स की क्या कहानी है? मैंने सुना कि वहाँ पे आरओ प्लांट्स जो है ना बड़ी तादाद में लगे हैं पीपल्स पार्टी के दौरे सर लगाए हैं, लेकिन क्लोरीन की मिकदार अगर आप सही नहीं डालेंगे, क्लोरीन की पीछे से सप्लाई सही नहीं होगी, उसकी सफाई सुथराई और मेंटेनेंस सही नहीं होगी, तो वो तो 5-4 महीनों में खराब हो जाएगा। और वो खराब हुए में करीब ऐसे ही है कुछ। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। और ये चीज़ें देखें, हुकूमत को मैंने जिस तरह बताया कि कोई चीज़ अगर लॉन्च करते हैं तो उसका पूरा सस्टेनेबल उसका प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि ये इसकी मेंटेनेंस पे इतने खर्चात आएंगे, इतनी अफरादी कुव्वत होगी और ये होगी। और आपने वहाँ पे देखा कि तरपारकर में हुकूमत सिंध जो है, गुज़िश्ता आपने देखा है तकरीबन 12-13 साल तो हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को, तो ये हुकूमत सिंध वहाँ पे बार बार आपने देखा एफर्ट करती है, फिर बैकलैश होता है हर साल। और जिस तरह अब चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ी भी होंगी अखबारात में। जी, तो वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। सही है। सिर्फ एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते तो मुझे इस हवाले से ज़रूर बताइएगा, बुनियादी हकूक़ वहाँ पे क्या हैं, अवाम वहाँ के क्या चाहती है, और वहाँ के जो सियासी नुमाइंदे हैं जो ईवानों में जाके बैठते हैं, वो किस हद तक इन अपने सारे लोगों की जो मसाइल हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। इस बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। दोस्तों एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं थर के हवाले से, जहां आज भी ग़ज़ाई किल्लत का राज है। और इस बारे में बात करने के लिए राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राना साहब, हमने वक्फे से पहले ये बात की कि आखिर वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं और क्यों हैं, कुछ इस बारे में बात की हमने। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो थर के अवाम हैं वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मतलब जो उनके लिए होना चाहिए। और दूसरा, इतनी बड़ी अगर आबादी है, इतना बड़ा इलाका है, तो वहाँ की सियासी नुमाइंदगी भी तो करते ही होंगे ना लोग। वो लोग, वहाँ के बेटे जो हैं, जो ईवानों में नुमाइंदगी करते हैं, क्या वो इन मसाइल को लेके संजीदगी से कुछ हल करने की कोशिश में हैं, या वो मगन हो चुके हैं अपने काम में? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, थर के अवाम तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है 2011, उसके तहत तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए।
उनके बच्चों को जो हेल्थ का है कार्ड, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए भी कोई हेल्थ कार्ड होना चाहिए ताकि वो इलाज अपना करा सकें। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को ग़िज़ाई अजनास की वो सपोर्ट रहनी चाहिए जिसमें वो स्टंटिंग का शिकार ना हो और अदम ग़िज़ाइयत की वजह से माँ के हाथों में बच्चा तड़पते हुए अपनी जान दे देता है, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। बिल्कुल से पीने का पानी, साफ पानी, पीने का साफ पानी जो है वो चाहते हैं कि उनका हक है कि उनको दिया जाए। और आईने पाकिस्तान में जो 8 से लेकर 28 तक हकूक़ दिए हैं वो भी उनको मिलने चाहिए। और वहाँ के सियासतदानों से जब भी बात होती है वो विल पावर तो शो करते हैं। वहाँ के सेनेटर ज्ञान चंद हैं और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं ये जरदारी साहब के भी बहुत करीब हैं। अगर ये चाहें तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर से ख़ुसूसी वहाँ का एक एक्शन बैठें और एक्शन प्लान बनाएं वहाँ के थर के लिए। कुछ 20 पॉइंट या पॉइंट बनाने चाहिए कि हम अगले 5 साल में वहाँ पहुँचेंगे, फिर तो इसको कम किया जा सकता है। लेकिन अगर पब्लिसिटी और मनी डांसिंग के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन लॉन्चिंग का रख लें आरओ प्लांट का और उसके बाद जो है भूल जाएं, तो फिर तो ये मसला एक पब्लिक स्टंट तो होगा, ऑप्टिक्स तो बहुत हाई होंगे, कवरेज भी बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैं समझता हूँ हम सब मिल के सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान के अवाम और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए थर के लिए कि 18वीं तरमीम का कतन ये मकसद नहीं है कि आप की जिम्मेदारियाँ बरी ज़िम्मा होगी हैं। आप पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड और पाकिस्तान कार्ड बांटते फिर रहे हैं, तो मैं तो आपसे मुदबाना अपील ही करूंगा कि आप थर पार करके अवाम के लिए भी पाकिस्तान कार्ड का इजरा करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा देखें, वफाकी हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, इस हवाले से वो तो आपने रोशनी डाली है, मगर जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है मैं चाहता हूँ कि इस पर भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बताएं, वजाहत करें कि देखें सूबाई हुकूमत की टोटल जिम्मेदारी है 18वीं तरमीम के बाद ना। अब जो इनका लिया हुआ फैसला है, जो इनका किया हुआ काम है, वो वफाक आके डायरेक्टली नहीं कर सकता है यहाँ पे। जी, जैसे मैं ग्रीन लाइन की एग्जांपल दूं, वफाक ने डायरेक्ट आके इंटरवेंशन की और 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कराची शहर में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो थरपारकर के अवाम के लिए क्यों नहीं। दूसरा, सूबाई हुकूमत का आपने बड़ा वाज़ेह बोला, चीफ मिनिस्टर हमारे सूबा सिंध के वो चीफ मिनिस्टर सबसे तालीम याफ्ता चीफ मिनिस्टर है, एक माहिर माशियात भी हैं और अच्छा खासा तजुर्बा भी रखते हैं, इंतहाई बेहतरीन शफीक इंसान है और इंतहाई तजर्बा भी रखते हैं मईशत का। अब चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि अपनी सरबराही में एक टास्क फोर्स बनाए जो थर रिहेबिलिटेशन टास्क फोर्स हो, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी हो, सोशल वेलफेयर का सेक्रेटरी हो और उसके अंदर वुमेन डेवलपमेंट का सेक्रेटरी हो। ये 3 सेक्रेटरी जो लीड करें इसको, और इसके साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हम हाजिर हैं वॉलंटरी सर्विस देने के लिए। पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज, मॉडल, टीवी सब हाजिर हैं और स्पोर्ट्समैन सब हाजिर हैं, सब स्पोर्ट्समैन। तो हम सब यूनिसेफ और सबके साथ मिलकर इदारों के साथ एक थर के लिए स्पेशल हम एक्शन प्लान बनाएं और उस एक्शन प्लान के लिए थर के लोगों के ज़रिए थर के लोगों तक उनके हकूक़ पहुँचाएँ, उनकी दहलीज तक आप हेल्थ पहुँचाएँ, सेहत पहुँचाएँ और न्यूट्रिशंस पहुँचाएँ। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच राना साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने इस हवाले आज हमें आगाह किया। और जाते जाते राना साहब की बात को आगे बढ़ाता हुआ मैं आप दोस्तों से भी इजाज़त चाहूँगा। कराची के मुखय्यर हज़रात भी अल्लाह रसूल के वास्ते आप जाके वहाँ पे करें जहाँ ज़रूरत है, खुद विजिट करें जाके, खुद विजिट करें जाके। हाँ, ठीक है। और हम आपके लिए हाजिर हैं वहाँ काम करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हुकूमत ने जितने भी वहाँ पे मंसूबे अपने शुरू किए आज तक, जो जितना पैसा लगाया, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से भी हुकूमतों को चाहिए कि थोड़ी सी तवज्जो दें। एक दफ़ा पैसे लगा देने का उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, शफाफियत भी होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल ऐसा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे की टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।